Yes, ma'am. गुड आफ्टरनून। Yes, ma'am. हम लोग उस दिन क्या पढ़े थे? कृतिका पढ़े थे। Yes, ma'am. फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कृतिका का कि इस जल प्रलय में, ये पढ़े थे। Yes, ma'am. तो उसके क्वेश्चन सर आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। उसी बुक से मिल जाएगा आपको, कोई डिफिकल्ट नहीं। अगर आपको कोई भी ऐसा है कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, कि क्या लिखना है, वो पूछ लेना मुझसे, ठीक है। बोलो पीयूष, लिख लोगे? Yes, ma'am. Yes, ठीक। ma'am. और हम लोग देखो, आपकी जो दूसरी बुक है क्षितिज वाली, कृतिका में एक चैप्टर हो गया है। क्षितिज में आपका दो पार्ट है, गद्य खंड और काव्य खंड। काव्य खंड में हमने करा दिया है, कबीरदास जी का था, और उसका गद्य खंड में दो बैलों की कथा थी, हीरा और मोती की कहानी थी। उसका मैंने क्वेश्चन आंसर भी करा दिया, ठीक है, देख लेना, यूट्यूब पे होगा। Yes, आज ma'am. हम लोग सेकंड चैप्टर पढ़ते हैं। सेकंड चैप्टर है आपका लहासा की ओर। ये किसके द्वारा लिखा गया है? राहुल संकृत्यायन के द्वारा, ठीक है, कृत्यायन। इसमें पहले हम लेखक परिचय पढ़ लेते हैं। जो महापंडित है वो राहुल संकृत्यायन हिंदी भाषा और साहित्य की जो महान सेवा की, उससे हम कभी ऋण नहीं हो सकते। एक प्रकांड विद्वान, भाषाविद, महान यात्री और प्रबुद्ध साहित्यकार के रूप में जाने जाते, ठीक है। इनका जीवन परिचय क्या है? इनका जन्म, इनका राहुल जी का जन्म कब हुआ था? उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के गांव में हुआ था इनका जन्म, ठीक है। Yes, ma'am. पंधाहा में अपने नाना पंडित रामशरण पाठक के यहाँ हुआ था। उनका मूल नाम था केदार पांडे था। काशी, आगरा तथा लाहौर से शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सन 1930 ईस्वी में उन्होंने श्रीलंका की यात्रा की। किसने? राहुल जी ने, ठीक है। वहीं उन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और राहुल संकृत्यायन नाम ग्रहण किया। तभी से इनका नाम क्या पड़ गया? पहले इनका नाम क्या था? आवाज बहुत आ रही पीयूष, देखो अलग हो जा थोड़ा सा। क्या था उनका नाम? पहले केदार पांडे था, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने जब बौद्ध धर्म को अपनाया तो इनका नाम क्या हो गया? राहुल संकृत्यायन, ठीक। राहुल जी भारतीय प्राचीन भाषाओं पाली, प्राकृत, अवधन, संस्कृत तो ज्ञाता थे। उन्होंने चीनी, जापानी, रूसी आदि विदेशी भाषाओं का भी पर्याप्त ज्ञान था। उनका शब्द भंडार असीम था, मतलब उनके पास जो थे शब्दों का भंडार था। अपने अपरिमित ज्ञान के कारण ही उन्हें महापंडित की सम्मानजनक उपाधि प्राप्त की। इन्हें किस चीज की उपाधि दी गई थी? 1930 ईस्वी में, 1930 में उन्होंने क्या किया था? श्रीलंका की
यात्रा की। फिर उसके बाद उनका नाम क्या हो गया था, पहले केदार पांडे था, उसके बाद उनका नाम बदल कर राहुल सांकृत्यायन हो गया। ठीक, इनको महापंडित की उपाधि दी गई थी। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? सन 1963 में ईस्वी में हुई थी। ठीक, इनकी रचनाएं क्या थी? इनकी रचनाएं थी, राहुल जी विविध साहित्यिक प्रतिभा के धनी थे। उन्होंने कहानी, उपन्यास, निबंध, आत्मकथा, यात्रा, जीवनी, आलोचना आदि विविध विधाओं में अच्छा साहित्य हिंदी के पाठकों को उपलब्ध कराया। कई प्राचीन ग्रंथों का हिंदी भाषा में भी अनुवाद किया। उनके द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या 150 के लगभग है, जिनमें से प्रमुख निम्नवत हैं। पहला इनकी कौन सी यात्रा थी? यात्रा थी साहित्य। यात्रा साहित्य इनकी पहली क्या थी? रचित ग्रंथ है। उसके अंतर्गत क्या आती है? मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी यूरोप यात्रा। मतलब कि जितनी भी इन्होंने यात्रा की थी, इसीलिए इसका क्या नाम रखा गया? यात्रा साहित्य। ठीक है, भागो नहीं, दुनिया बदलो, ये सब उसमें यात्रा साहित्य में आएगी। फिर उसके बाद है कहानी संग्रह। इनका क्या था? कनैला की कथा, सप्तमी के बच्चे, बहुरंगी मधुपुरी, ये सब इनकी क्या है? कहानी संग्रह है। आत्मकथा इनकी क्या थी? मेरी जीवन यात्रा। जब इन्होंने यात्रा ही पूरी की है तो इनकी आत्मकथा भी जाहिर सी बात है मेरी जीवन यात्रा ही होगी। इसके 6 भाग हैं। धर्म और दर्शन, बौद्ध दर्शन, दर्शन, दिग्दर्शन, ये सब इनके दर्शन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इनका क्या था? इनकी साहित्यिक विशेषताएं क्या थी? राहुल जी का साहित्य जीवन की जिजीविषा और जीवंतता से भरपूर है। उसमें साहस के दर्शन होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम कहानी पढ़ते हैं। इसमें बताया क्या गया है इसके बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें पीयूष। पाठ का क्या नाम था? लहासा की ओर। लहासा की ओर में देखते क्या है। वहां नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता था। वो क्या बता रहे हैं कि नेपाल से तिब्बत जाने का मुख्य रास्ता है। फरी कलिंपोंग का रास्ता जब नहीं खुला था तो नेपाल ही नहीं, हिंदुस्तान की भी चीजें इसी रास्ते तिब्बत जाया करती थी। यह व्यापारिक ही नहीं, सैनिक रास्ता भी था। इसलिए जगह जगह फौजी चौकियां और किले बने हुए हैं, जिनमें कभी चीनी पलटन रहा करती थी। मतलब जो ये नेपाल की बात की जा रही, यहाँ पे कौन रहते थे? यहाँ पे चीनी पलटन रहा करते थे। आजकल बहुत से फौजी मकान गिर चुके हैं। दुर्ग के किसी भाग में जहाँ किसानों ने अपना बसेरा बना लिया है, वहां घर कुछ आबाद दिखाई पड़ते हैं। ऐसा ही परित्यक्त एक चीनी किला था। हम वहां चाय पीने के लिए ठहरे। तिब्बत में यात्रियों के लिए बहुत सी तकलीफें भी हैं और कुछ आराम की बातें भी। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जो इनकी तिब्बत की यात्रा थी, नेपाल की थी, वो अगर कुछ लोगों के लिए अगर आसान है, मतलब कठिनाई नहीं है, तो कुछ लोगों के लिए आराम भी था। वहां जाति पाति छुआछूत सवाल ही नहीं था और ना औरतें पर्दा ही करती हैं। बहुत निम्न श्रेणी के भिखमंगों को लोग चोरी के डर से घर के भीतर नहीं आने देते, नहीं तो आप बिल्कुल घर के भीतर चले जा सकते। मतलब कहने का यहाँ पे ये अर्थ है
कि वहां के लोग ऐसे रहते थे, वहां का घर मकान जो रहता था ऐसा था कि वहां कोई भी लोग चले जाते थे। बस डर किस चीज का था कि जो भिखमंगे लोग रहते थे वो चोरी ना कर ले, बस इसी वजह से लोग घर में नहीं जल्दी जाते थे। ठीक, चाहे आप बिल्कुल अपरिचित हो तब भी घर की बहू या सासू को अपनी झोली में से चाय दे सकते हैं, वह आपके लिए उसे पका देगी। मतलब कहा जा रहा है अगर आप उनके लिए अपरिचित हैं तो आप चाय और अपना जो है सामान ले जा सकते हैं, वो आपको क्या करेंगे, चाय बनाकर दे देंगे। तो उसमें उन लोगों में क्या था, कोई भी भेदभाव नहीं था। बताने का मतलब यहाँ पे ये है। मक्खन और सोडा नमक दे दीजिए। वह चाय उस चाय फूट कर उसे दूध वाली चाय के रंग की बना के मिट्टी के टोटीदार बर्तन मतलब खोटी में रख के आपको दे देगी। ठीक है। यदि बैठक की जगह चूल्हे से दूर है और आपको डर है कि सारा मक्खन आपकी चाय में नहीं पड़ेगा, तो आप खुद जाकर चाय में मथ कर ला सकते हैं। चाय का रंग तैयार हो जाने पर फिर नमक मक्खन डालने की जरूरत होती है। प्रत्यक्ष चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वहां दोनों चिटे उसे दे दी। फिर ये सब क्या है, राहुल की यात्रा के दौरान लिखा गया है। जैसे जैसे वो नेपाल जब जा रहे थे, तिब्बत की यात्रा कर रहे थे, तो उनके मन में जो जो आ रहा था, उन्होंने जो अनुभव किया उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, शायद उसी दिन हम थोगला के पहले के आखिरी गांव में पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते भी ठहरने के लिए अच्छा जगह मिली। 5 साल बाद हम इसी रास्ते से लौटे थे। मतलब वो 5 साल के लिए तिब्बत की यात्रा के लिए गए थे और 5 साल बाद वो वापस उसी जगह से उसी स्थान से क्या कर रहे थे, लौट रहे थे। 5 साल बाद इसी रास्ते से लौटे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के वेश में घोड़ों पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। वहां पर बताया जा रहा है, जो ये राहुल है वो बता रहे हैं कि जब हम लोग यात्रा करके लौट रहे थे तो हमें रहने के लिए किसी ने भी स्थान नहीं दिया था। हम झोपड़ी बनाकर वहीं ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। मनोवृत्ति का मतलब होता है मन का रुझान। ठीक, फिर क्या था, क्या पढ़े थे, हाँ, मनोवृत्ति पर ही निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छज पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते थे। समझ में आ रहा है ना पीयूष, बोलिए। कि यहाँ पे राहुल जी क्या कर रहे हैं, जो अपनी तिब्बत की यात्रा कर रहे हैं उसके बारे में यहाँ पर बता रहे हैं कि आते वक्त और जाते वक्त उनके साथ क्या क्या हुआ। अब हमें सबसे विकट डांडा थोडला पर पार करना था। थोडला का यहाँ पे मतलब है तिब्बती सीमा का स्थान। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। जो डांडे थी वो तिब्बत की क्या थी, सबसे खतरा, मतलब कि बहुत ही खतरा था वहां पे उस जगह पर। 16-17 हजार फीट की ऊंचाई होने के कारण
उनके दोनों तरफ मीलों मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होती। नदियां के मोड़ और पहाड़ों के कानों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती। मतलब कहा जा रहा है ये डाकुओं के लिए सबसे अच्छी जगह है कि यदि तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सजा भी मिल सकती है। लेकिन इन निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहां गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता। डकैत पहले आदमी को मार डालते। जो डकैत रहते थे वो पहले क्या करते थे? आदमी को मार डालते थे। उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून ना रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते। मतलब कि यहाँ बताया जा रहा हथियार के लिए उनके पास कोई भी सामान जब नहीं रहती थी तो लोग क्या हाथ में लेके घूमते थे? पिस्तौल और बंदूक। डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। मतलब यहाँ के जो डाकुओं रहते थे वो क्या करते थे? लोगों को जान से मार देते थे। क्यों? अगर वो छोड़ देंगे तो वो खुद पकड़े जाएंगे। क्योंकि हम भिख मंग एक मिनट रुको। तो क्या था यहाँ पे कि डाकू यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले साल थोडला के पास खून हो गया है। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि हम भिखमंगे थे और जहां कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची मतलब दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी। पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते और अगला पड़ाव 16-17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लड़कौर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चले जाएंगे। दूसरे दिन जब हम घोड़ों पर सवार होकर ऊपर की ओर चढ़े तो डांडे से पहले एक जगह चाय पी और दोपहर के वक्त डांडे के ऊपर जा पहुंचे। हम समुद्र तल से 17-18 हजार फीट ऊंचे खड़े थे। हमारी दक्षिण तरफ पूरब से पश्चिम की ओर हिमालय के हजारों श्वेत शिखर चले गए थे। मतलब सफेद जो शिखर थे पहाड़ थे वो चले गए थे। भीटे भीटे मतलब क्या होता है? टीले के आकार का ऊंचा स्थान। भीटे की ओर दिखने वाला पहाड़ बिल्कुल नंगे थे। मतलब कि कुछ भी उनके ऊपर नहीं था। ना वहां बर्फ की तरह सफेदी थी ना किसी तरह की हरियाली। उत्तर की तरफ बहुत कम बर्फ वाली चोटियां दिखाई पड़ती थी। सर्वोच्च स्थान पर डांडे के देवता का स्थान था जो पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की डांडियों जानवरों की सींगों और रंग बिरंगे कपड़े की झंडियों से सजाया गया। अब हमें बराबर उतराई पर चढ़ना था। मतलब कि जो बराबर था
जब बराबर थे तो हम उसी उत्तराई पर हमको वैसे ही चलना था। चढ़ाई तो कुछ दूर थोड़ी मुश्किल थी, जो चढ़ाई थी हमारी वो कुछ दूर के लिए क्या थी, मुश्किल थी, लेकिन उतराई बिल्कुल नहीं। शायद दो एक और सवार साथी हमारे साथ चल रहे थे। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है। जब देखो क्या होता है, हम लोग भी हैं, जब कोई यात्रा करते हैं तो या तो हम अपने हिसाब से, जैसे थोड़ी देर की मतलब कि थोड़े समय के लिए करना है, उतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हमें एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए करना है तो हम रेस्ट भी तो करके चलते हैं ना, हम अपनी क्या करते हैं, व्यवस्था बना के चलते हैं। अब ये जो था, ये यात्रा कर रहा था किससे, घोड़े से। घोड़े की सवारी जब कर रहा था तो जिसका घोड़ा रहता है वो क्या होता है, थक जाता है और क्या करता है, वो धीरे 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 चलता है। मेरा घोड़ा कुछ धीमे चलने लगा। यहाँ पे राहुल जी बता रहे हैं जो मेरा घोड़ा था वो कुछ धीमे चलने लगा है। मैंने समझा कि चढ़ाई की थकावट के कारण ऐसा कर रहा है और उसे मारना नहीं चाहता था। धीरे धीरे वहां बहुत पिछड़ गया और मैं दोनित्य वस्तु की तरह अपने घोड़े पर झूमता हुआ चला जा रहा था। जान नहीं पड़ता था कि घोड़ा आगे जा रहा है या पीछे। क्यों? क्योंकि उसके घोड़े की जो स्पीड थी वो बहुत ही कम हो गई थी। जब मैं जोर देने लगता तो वह और सुस्त पड़ता, मतलब कि उसे जोर कर देता, धक्का देता कि चलो आगे चलो, तो वो क्या करता, वो और ही सुस्त हो जाता, कमजोर हो जाता। एक जगह दो रास्ते फूट रहे थे, मतलब कि एक रास्ता होता, उसके दो होते ना, दो रोड जाती है, तो उसी को कह रहा था कि दो रास्ते फूट रहे थे। मैं बाएं का रास्ता ले मील 1.5 मील चला गया। आगे एक घर में पूछने से पता लगा कि लंगकौर का रास्ता दाहिने वाला था। वो तो गलत रास्ते पे निकल गया, मतलब कि ये जो रोड थी, ये जो रोड थी, मतलब इसके दो रास्ते थे, एक इधर और एक इधर। वो क्या करता है, वो गलत वाले रास्ते पे चला जाता है। ठीक, तो वे क्या कह रहा है कि जाना तो उसको दाहिने, चला जाता है बाएं। फिर लौट कर उसी को पकड़ा, फिर वापस आया और फिर उसी रास्ते को उसने पकड़ा। 4-5 बजे के करीब मैं गांव से मील भर पर था तो सुमति इंतजार करते हुए मिले। जो इसका दोस्त था, इसके दोस्त मतलब राहुल का जो दोस्त था उसका नाम था सुमति। ठीक है, मंगोलों का मुंह वैसा ही लाल होता है और अब तो वह पूरे गुस्से में था। अब उसका दोस्त क्या था, जो सुमति था, वो पहले पहुंच जाता है, राहुल क्या होते हैं, वो पीछे रह जाते। कारण क्या था, उसका पहला कारण था कि उसका घोड़ा बहुत धीरे चल रहा था और दूसरा कारण क्या था, वो गलत रास्ते पे निकल जाता है। उन्होंने कहा, मैंने 2 टोकरी कंडे, कंडे मीन्स होता है उपले, फूंक डाले, 3-3 बार चाय को गर्म किया। मैंने बहुत नरमी से जवाब दिया, लेकिन मेरा कसूर नहीं है मित्र। देख नहीं रहे हो कैसा घोड़ा मुझे मिला है। मैं तो रात तक पहुंचने की उम्मीद रखता था। खैर, सुमति को जितनी जल्दी गुस्सा आता था उतनी ही जल्दी ठंडा भी हो जाता था। क्या था, जो सुमति था वो जितनी जल्दी गुस्सा करता था उतनी जल्दी उसका गुस्सा ठंडा भी होता था। लंगकौड़े वहां एक अच्छी जगह पर ठहरे थे।
यहाँ भी उनके अच्छे यजमान थे। पहले चाय सत्तू खाया गया, रात को गर्मा गर्म एक प्रकार का खाद्य पदार्थ होता है सुक्का। मतलब वहां तिब्बती यात्री जो हैं वो तिब्बत की जो यात्रा कर रहे थे उनकी जगह का ये सब नाम है, उनके वस्तुओं का नाम है ये सब। अब हम तिगड़ी के विशाल मैदान में थे, जो पहाड़ों से घिरा टापू सा मालूम होता था, जिसमें दूर एक छोटी सी पहाड़ी मैदान के भीतरी दिखाई पड़ती है। उसी पहाड़ी का नाम तिगड़ी समाधि गिरी था। आसपास के गांव में भी सुमति के कितने ही यजमान थे। कपड़े की पतली पतली चिरी, चिरी का मतलब होता है फाड़ी हुई, बत्तियों के गंडे खत्म नहीं हो सकते थे, क्योंकि बोध गया से लाए कपड़े के खत्म हो जाने पर किसी कपड़े से बोध गया का गांडा बना लेते थे। गांडा मतलब होता है क्या, बता सकते हो? मंत्र पढ़कर गांठ लगाया हुआ धागा या कपड़ा। ठीक, अभी लिखवा देंगे शब्दार्थ। वहां अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मतलब क्या है, बोध गया से जो कपड़ा लाया जाता था जल्दी से खत्म नहीं किया जाता था। क्यों? अगर वो खत्म हो जाता था तो वापस आप बोध गया नहीं जा सकते थे। वहां अपने यजमानों के पास जाना चाहते थे। मैंने सोचा यहाँ तो हफ्ता भर उधार ही लगा देंगे। मैंने उनसे कहा कि जिस गांव में ठहरना हो उसमें भले ही गंडे बांट दो, मगर आसपास के गांवों में मत जाओ। इसके लिए मैं तुम्हें लहासा पहुंचकर रुपए दे दूंगा। सुमति ने स्वीकार किया। दूसरे दिन हमने भरिया, भरिया मीन्स होता है भारवाहक, ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई ना मिला। सवेरे ही चल दिए होते तो अच्छा था, लेकिन अब 10-11 बजे की तेज धूप में चलना पड़ रहा था। तिब्बत की धूप भी बहुत कड़ी मालूम होती है। यद्यपि थोड़े से भी मोटे कपड़े से सिर को ढांक ले तो गर्मी खत्म हो जाती। आप 2 बजे सूरज की ओर मुंह करके चल रही हैं। ललाट, ललाट मीन्स क्या होता है, माथा धूप से जल रहा है और पीछे का कंधा बर्फ हो रहा है। फिर हमने पीठ पर अपनी अपनी चीजें ला दी, डंडा हाथ में लिया और चल पड़े। यद्यपि सुमति के परिचय तिंगड़ी में भी थे, लेकिन वह एक और यजमान से मिलना चाहते थे। इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। समझे पीयूष? यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि वो दोनों मित्र पहुंच जाते हैं, लेकिन जो सुमति है उनके कुछ यजमान, यजमान मतलब क्या होते हैं, जो जिनको पहले से वो जानते हैं, जो उनसे बड़े थे, उनसे वो क्या करना चाहते थे, मिलना चाहते थे। तो क्या बताया गया यहाँ पे, क्या तक पढ़े थे? हाँ, लेकिन वहां एक और यजमान से मिलना चाहते थे, इसलिए आदमी मिलने का बहाना कर शेखर विहार की ओर चलने के लिए कहा। तिब्बत की जमीन बहुत अधिक छोटे बड़े जागीरदारों में बटी है। इन जागीरों का बहुत ज्यादा हिस्सा मठो, मठो मतलब क्या होता है, बिहार के हाथ में है। अपनी अपनी जागीर में हर एक के जागीरदार कुछ खेती खुद भी करता है, जिसके लिए मजदूर बेगार में मिल जाते हैं।
खेती का इंतजाम देखने के लिए वहां कोई बिच्छू भेजा जाता है, जो जागीर के आदमियों के लिए राजा से कम नहीं होता। शिकर की खेती के मुखिया बिच्छू लमसे बड़े भद्र पुरुष थे। वह बहुत प्रेम से मिले। उस वक्त मेरा भेष ऐसा नहीं था कि उन्हें कुछ भी ख्याल करना चाहिए था। यहाँ एक अच्छा मंदिर था जिसमें तंजूर मतलब बुद्ध वचन अनुवाद की हस्तलिखित 103 पोथियां रखी हुई थी। मेरा आसन भी वहीं लगा। वहां बड़े मोटे कागज पर अच्छे अक्षरों में लिखी हुई थी। एक एक पोथी 15-15 शेर से कम नहीं रही होगी। सुमति ने फिर आसपास अपने यजमानों के पास जाने के बारे में पूछा। मैं अब पुस्तकों के भीतर था, इसलिए मैंने उन्हें जाने के लिए कह दिया। अब क्या था, राहुल जी क्या करने लगे थे, अब वो पुस्तक लिखने लगे थे। सुमति को कहाँ जाना था, अपने यजमान के पास जाना था, तो अनुमति दे देते हैं। कौन, राहुल कहते हैं अब तुम जा सकते हो। क्यों, क्योंकि अब मैं पुस्तक लिखने जा रहा हूँ। मैंने समझा था 2-3 दिन लगेंगे, लेकिन वह उसी दिन दोपहर बाद चले आए। कौन, जो उसका दोस्त था सुमति, वो चला आता है। सिंगरी गांव वहां से बहुत दूर नहीं था। हमने अपना अपना सामान पीठ पर उठाया और बिच्छू नमसे से विदाई लेकर चल पड़े। तो समझ में आया क्यों पीयूष, समझ गए क्या बताया गया इसमें, बोलो पीयूष कुमार, बताइए क्या समझ में आया इसमें। समझ में आ गया ना क्या बताया जा रहा है इसमें, बोलो। क्या समझे, अच्छा कुछ भी बताओ, क्या तुमको समझ में आया, किसके बारे में यहाँ बताया जा रहा है। बोलो। देखो यहाँ पे माइक ऑन करो अपना, कुछ भी तुमको नहीं समझ में आया क्या। यहाँ पे ये बताया जा रहा है, जो राहुल है उनका दोस्त जो है सुमति, वो क्या करते हैं, तिब्बत की यात्रा के लिए जाते हैं। और क्या वहां से करते हैं, वहां की यात्रा का वर्णन करते हैं, वहां के बारे में बताते हैं कि जो तिब्बत है जगह, वहां के लोग कैसे रहते हैं, क्या करते हैं, उनमें जाति पात की कोई भावना नहीं है। और फिर उसके बाद धीरे धीरे करके वो अपनी यात्रा पूरी करके वहां पर पहुंच जाते हैं। और फिर लेखक लेखक मतलब राहुल क्या करता है, अपनी बुक लिखता है, उस पुस्तक में अपनी बातों का लिखता है कि हमने सफर कैसे किया। आप समझे पीयूष कुमार। मैम कहाँ की यात्रा करता है, तिब्बत की यात्रा, नेपाल तिब्बत की यात्रा वो करता है। ठीक है, बुक ले लो, समझ में आएगा। ठीक है, बुक नहीं है ना पीयूष तुम्हारे पास, बुक ले लीजिए तब समझ में आएगा। ठीक है, जल्द से जल्द ले लो। चलो नेक्स्ट क्लास में हम इसके क्वेश्चन सर और शब्दार्थ कराएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे जाना है वो पढ़ लेना, समझ में आ जाएगा फिर से। ठीक, यस मैम। चलो कुछ पूछना है, ठीक है चलो, थैंक यू बच्चों। थैंक यू।